Hello friends, I am Deepika Yadav. Welcome you all to Udan Academy. Before starting our new topic, let me introduce myself. Myself Deepika Yadav. I am teaching in Department of Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha. I have done my MSc Chemistry from University of Kota, Rajasthan. I have specialized in organic chemistry. I have done my BSc B.Ed degree, that is my graduation, from Regional Institute of Education NCRT Ajmer. I have done my class 10th and 12th from Kendriya Vidyalaya CWS Jain, Madhya Pradesh via CBSE board, and I am currently doing Master of Arts in Education MA EDU course from IGNOU New Delhi, and my total work experience is 5 years. So now let's come to the topic that we are going to discuss today. Friends, we will be studying the topic that is biomedical techniques, part 1. I have divided this whole topic into two parts, part 1 and part 2. Some of the biomedical techniques I will be discussing today, and the others I will be discussing in the part 2. बायोमेडिकल टेक्निक्स का जो पार्ट है ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशल है। वो इसलिए क्योंकि आजकल बहुत सारे जो इसमें से टेक्निक्स हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन में से पूछ ली जाती हैं कि इस फॉर्म में, कभी कभी एमसीक्यू फॉर्म में आ जाती हैं, कभी कभी इस तरीके से आ जाती हैं कि आपको प्रॉपर टेक्निक को एक्सप्लेन करना पड़ता है, या टेक्निक एक्सप्लेन एंड यू हैव टू गिव अ प्रॉपर नेम टू दैट काइंड ऑफ टेक्निक। ओके, बिकॉज आजकल क्या होता है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो सो इज़ द केस विद ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस। हम लोग कोविड का आज हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कोविड भी एक न्यू तरीके की पैंडेमिक ओरिजिनेट हुई है। तो इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल वेज को एक तरीके से अफेक्ट कर रही होती हैं। तो मेडिकल साइंस के थ्रू वी आर लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ कि हमारा मेडिकल साइंस इतना डेवलपमेंट कर चुका है कि उनकी मदद से कुछ ऐसी बायोमेडिकल टेक्निक्स डेवलप कर दी गई हैं जिससे कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, दे कैन बी सॉल्व। और इसी के केस में हम लोगों ने देखिए 11th और 12th के जो हम लोग एनसीईआरटी साइंस की लेते हैं तो बहुत सारी जो ऐसी टेक्निक्स हैं ये वहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। एक्सप्लेन का मतलब बाय नेम ओनली। जैसे कोई डिजीज़ है तो उससे रिलेटेड दी गई है कि अकॉर्डिंग या इन रिस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ डिजीज़ ये वाली टेक्निक यूज़ हुई है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द कंटेंट्स ऑफ this, that what we are going to discuss. We are going to discuss in this video about angiography, laser microsurgery, prosthesis, prosthetic cardiac pacemaker, defibrillator, angioplasty, coronary artery bypass grafting, CABG and cryosurgery. अभी भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो बाकी हैं, वो मैं पार्ट 2 में कंसीडर करूँगी। पार्ट 1 में हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग जो अब जो मैंने मेंशन की हुई हैं कंटेंट्स में, यही वाली टेक्निक्स को हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजियोग्राफी। ओके, एंजियोग्राफी क्या होती है? एंजियोग्राफी में क्या होता है, एक्सरे व्हेन कपल्ड विद इमेज इंटेंसिफाइज द प्रोवाइडर रियल टाइम इमेज। These images they can be viewed continuously by a CRT video monitor during the surgery. तो एक्सरेज जो होती हैं, एक्सरे हम सब लोग देख रहे हैं, बहुत ही पुराने टाइम से वी आर यूजिंग द एक्सरे। जो एक्सरे की जो एक बायो, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बायोमेडिकल टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं, और काफ़ी हम लोग इस चीज़ से अवेयर हैं। एक्सरे के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, बट इट इज़ कवर्ड इन द पार्ट 2। तो यहाँ पर एंजियोग्राफी में इस चीज़ को समझते हैं कि एक्सरे को व्हेन कपल्ड विद इमेज, जब किसी भी इमेज के साथ में एक्सरे को कपल करते हैं तो वो इंटेंसिफाई हो जाती है एंड इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इमेजेस। दीज इमेजेस दे कैन बी व्यूड कॉन्टिन्यूसली बाय द सीआरटी वीडियो मॉनिटर ड्यूरिंग सर्जरी। जब सर्जरी हो रही होती है तो उसी समय पर एक मॉनिटर अटैच्ड होता है, उस मॉनिटर पर हम ये सारी प्रोसेस देख सकते हैं, जो इमेजेस तो डिस्प्ले हो रही होती हैं। एन एंजियोग्राफ इज टेकन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हार्ट एंड इट्स मेजर ब्लड वेसल्स, है ना। तो जैसे हार्ट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो जैसे हार्ट जो है और उसकी कोई मेजर ब्लड वेसल्स हो रही हैं, तो उनका हम लोग जैसे एंजियोग्राफ ले रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग एंजियोग्राफ जो होते हैं वो हम लोग को एक डाटा मिलता है, और वो जो डाटा होता है वो हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाता है। A second angiograph is taken after a contrast agent containing iodine which is opaque to X-rays has been injected into the blood stream. तो ये तो होता है हमारा जो फर्स्ट था।
सेकेंड एंजियोग्राफ जब हम लेते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट की जो बॉडी होती है उसके अंदर हम लोग एक एजेंट को, एक केमिकल एजेंट को डालते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग ये मोस्टली वी आर यूजिंग आयोडीन। तो आयोडीन को हम लोग ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि जैसे ही हम लोग इसे इंजेक्ट करते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। और जो ये आयोडीन है, वाई वी आर यूजिंग आयोडीन हियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडीन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आयोडीन जो होता है इट इज़ ओपेक टू एक्सरेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वहाँ पर एक डिफरेंशियल व्यू प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग सेकंड इमेज लेते हैं, दैट इज द सेकंड एंजियोग्राफ हम लोग लेते हैं। जब हमारे पास अब एक पहले से एक फर्स्ट एंजियोग्राफ का एक हमारे पास डाटा हो गया है और दूसरा जो है दैट इज ऑफ द सेकंड एंजियोग्राफ। अब हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट इमेज इज सब्ट्रैक्टेड डिजिटली फ्रॉम द सेकंड, leaving behind a clear outline of the blood flow to heart, brain and kidneys। यहाँ पर अगर हम लोग हार्ट की बात कर रहे हैं, हार्ट के केस में मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोगों ने पहले हम लोग फर्स्ट एंजियोग्राफ ले लेंगे। सेकंड एंजियोग्राफ को लेने से पहले हम लोग जो पेशेंट की बॉडी होगी उसके अंदर हम लोग आयोडीन को इंजेक्ट करेंगे। जब आयोडीन ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा तो सिंस आयोडीन का जो नेचर है वो ओपेक होता है एक्सरेज के लिए, तो कुछ एरियाज जो होंगे वो हमें वहाँ पर एक डिफरेंशियल व्यू होगा, ठीक है। तो जब हम लोग, हमारे पास अब दो एंजियोग्राफ हो गए हैं, जो दोनों एंजियोग्राफ में से जो फाइनल एंजियोग्राफ जो होगा जो हमें लेंगे वो कैसे लेंगे कि हम लोग पहले वाला जो फर्स्ट व्यू है उसे हम लोग सेकंड वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा और हम लोग ये जान पाएंगे कि जो ब्लड है वो किस तरीके से ब्लड फ्लो का जो पूरा पैटर्न है, अगर हार्ट में पड़ रहा है तो हार्ट में पता चल जाएगा, वी आर स्टडिंग इन द ब्रेन एंड वी आर परफॉर्मिंग इट इन द किडनी, तो हमें उस तरीके से पता चल जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज डीएसए, डीएसए स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। मैंने पहली स्लाइड में आपको ये चीज़ बताई थी कि हम लोग फर्स्ट एंजियोग्राफ को सेकंड एंजियोग्राफ से सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज़ एन इमेजिंग टेक्निक दैट प्रोड्यूसेस क्लियर व्यूज ऑफ फ्लोइंग ब्लड इन वेसल्स। दिस टेक्निक ऑल्सो हेल्प्स इन इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉकेजेस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है डीएसए की, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब ये ब्लड फ्लो को ये क्लियर व्यू दे रहा होता है तो उसी समय पे इट ऑल्सो हेल्प अस टू इंडिकेट, उस जो एंजियोग्राफ होता है उसके अंदर ये इंडिकेट हो जाता है कि कौन कहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस भी प्रेजेंट हैं। सो दिस टेक्निक ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग अस द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉकेजेस इफ एनी। नेक्स्ट टेक्निक इज लेजर माइक्रोसर्जरी। द इफेक्ट ऑफ लेजर ऑन टिश्यू डिपेंड्स ऑन इज वेवलेंथ। तो ये जो इफेक्ट जो देखिए, लेजर जो होता है हम लोग जानते हैं कि लेजर जो होता है और वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जब हम लेजर को देखते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेजर। तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ लेजर थे वो हम लोग क्यों कहते हैं कि ये लेजर दूसरे से डिफरेंट है, बिकॉज अ सिंगल काइंड ऑफ लेजर, अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लेजर, इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग डिफरेंट वेवलेंथ को कहते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द इम्पैक्ट ऑफ लेजर लाइट इज हाईली लोकलाइज्ड। तो हम लोग आजकल ये जो लेज़र की माइक्रो सर्जरी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारी जगहों पे हम लोग लेज़र माइक्रो सर्जरी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेज़र की जो लाइट होती है वो काफ़ी लोकलाइज्ड होती है। ये हमें पता चलेगा कि उसका लोकलाइज्ड होना, मैं इतना आपको यहाँ पर एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी में कुछ ऐसी जगह पे कुछ ट्यूमर्स होते हैं, ओके, जो इनऑपरेबल होते हैं। इनऑपरेबल का मीनिंग क्या होता है, वी ऑल नो कि हमारा जो ब्रेन होता है इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रीजन। हमारे ब्रेन को जब भी हम ब्रेन के अंदर सपोज किसी को ब्रेन ट्यूमर है, ओके, तो ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेट करने के लिए पहले उसे सबसे पहले लोकलाइज किया जाता है कि ब्रेन ट्यूमर है कहाँ पर। कुछ कंडीशन में इफ इट इज़ ऑपरेबल तो उस तरीके से ऑपरेशन किया जा सकता है, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर देखी जाती है वो ये होती है, इसको प्रिकॉशन में लिया जाता है कि हम ऐसी कोई भी ट्यूमर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं जिससे कि उसके नेबरिंग न्यूरॉन को या नर्वस टिश्यू को डैमेज हो। क्योंकि अगर नेबरिंग नर्वस टिश्यू को थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो इट कैन रिजल्ट इनटू अ कैटास्ट्रोफी, एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। कह सकते हैं कि कभी कभी पेशेंट कोमा में भी चला जाता है, कुछ और प्रॉब्लम उसको नर्वस रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसे केसेस में ताकि रिस्क ना लिया जाए, सो अ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्निक डेवलप दैट इज मेजर माइक्रो सर्जरी। तो ऐसी रीजन्स जहाँ पर ट्यूमर वगैरह या जो भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम है दैट इज इनऑपरेबल होती है, हम वहाँ पर लेजर माइक्रो सर्जरी को यूज़ करते हैं।
जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है आपको, विजिबल आर्गन आयन लेजर, इट हैज़ एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन टिश्यू एंड इज ऑफन यूज्ड ऑन आई सर्जरी। आई सर्जरी की केस में हम आर्गन आयन लेजर को यूज़ करते हैं। तो लेज़र के थ्रू जो लाइट होती है, जो भी आपकी एक पर्टिकुलर जिस तरीके का लेज़र होगा उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, हम उस पर्टिकुलर टिश्यू पर, जो टारगेट टिश्यू उस पर जब वो चीज़ डालेंगे तो क्या होता है कि वो उसी समय पर ऑन स्पॉट उस चीज़ को हम करते हैं, बिकॉज ये जो लाइट है लेज़र की बहुत ही लोकलाइज्ड है, तो उस पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू को ही वो टारगेट करेगी। और जो भी एक्शन लेना है, आइदर उसको बिल्कुल ख़त्म कर, बिल्कुल उस तरीके को उसको किल करना है, या उसको जिस जो भी उसको फर्दर एक्शन होता है वो लिया जाता है। Next is the prosthesis. It is the branch of modern surgery that deals with prosthesis. तो prosthesis क्या है? It is implantation of an artificial substitute for a part of body within the body. कभी कभी हमारे बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग मोस्टली एम्पुटेशन के केस में होते हैं। सपोज किसी का कोई भी भाग जो अगर आपकी आर्म है या लेग है वो किसी एक्सीडेंट में चली जाती है और परमानेंट डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें इम्प्लांटेशन करना पड़ता है। तो इसी तरीके का जो इम्प्लांटेशन होता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट को लेते हैं, ऑल्टरनेट, ओके, एक आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट दैट इज अननेचुरल और वी कैन से दैट इज मैन मेड, उस चीज़ को लेते हैं और फिर हम लोग उसी जगह पर उसको इम्प्लांट करते हैं विद इन द बॉडी। प्रोसेसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस होता है और एक्सटर्नल प्रोसेसेस होता है। जब हम लोग इंटरनल रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे इंटरनल प्रोसेसेस कहते हैं। जब हम लोग एक्सटर्नल इम्प्लांटेशन कर रहे हैं एक्सटर्नल, तो उसको एक्सटर्नल प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इंटरनल रिप्लेसमेंट इंक्लूड इंट्राओकुलर लेंस फैब्रिकेटेड टू रिजेंबल द रिमेनिंग आई इन कलर एंड कॉन्फ़िगरेशन। जब आँख के केस में या आई के केस में हम लोग देख रहे हैं, रिप्लेसमेंट में हम लोग इंट्राओकुलर लेंस का करते हैं, ठीक है, और वो इस तरीके से फैब्रिकेटेड होते हैं कि वो एग्जैक्टली उसी तरीके से दिखते हैं जैसे कि आई का नॉर्मल कलर होता है। ओके, सेकंड इज नोज इम्प्लांट्स फॉर कॉस्मेटिक रिशेपिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि काफ़ी जो कॉस्मेटिक होती हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह लोग कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि नोज पे कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरीके की इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन ऑफ इन इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग एड्स इन द ईयर। सम ऑफ अस, कुछ छोटे बच्चे या किसी भी एज की बात कर सकते हैं, उन लोगों को क्या होता है कि हियरिंग में प्रॉब्लम होते हैं, तो वी यूज़ हियरिंग एड्स फॉर दिस। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो हियरिंग एड भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग एड्स आने लग गई हैं, तो कान के अंदर ही उन्हें हमें इम्प्लांट करना पड़ता है। तो क्योंकि वो चीज़ सब इंटरनली हो रही है ये चीज़ें, इसी वजह से ये जो है ये इंटरनल प्रोसेसेस के एग्जाम्पल है। रही बात जब हम किसी को जैसे आर्टिफिशियल आर्म या लेग हम किसी की बॉडी में इम्प्लांट कर रहे हैं, जिसकी बॉडी ऑलरेडी एम्पुटेशन के अंडर हो चुकी है, ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रोसेसेस है वो आर्टिफिशियल प्रोसेसेस कहलाएगा। Next are the prosthetic cardiac pacemaker. Cardiac pacemaker replaces the natural electrical stimulation of heart by a small electronic circuit inserted into the body. कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है कि नेचुरल जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है हमारे हार्ट में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, या हमें ऐसा कुछ होता है कि कुछ माल फंक्शनिंग सॉर्ट ऑफ हो रही है, ठीक है, या हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, कार्डियक पेसमेकर लगाते हैं, प्रोस्थेटिक कार्डियक पेसमेकर। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है प्रोस्थेटिक कनेक्टेड है, ऑटोमेटिक वी आर इम्प्लांटिंग समथिंग। ओके, अब कार्डियक पेसमेकर है, तो कार्डियक पेसमेकर जो होता है मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये क्या करता है, ये नेचुरल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट को रिप्लेस कर देगा एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को विच इज इंसर्टेड विद इन द बॉडी। वर्किंग उसी की तरह मतलब वर्किंग जो होगी, जो फंक्शन होगा वो बिल्कुल नेचुरल कार्डियक पेसमेकर की तरह ही होता है। It transmits repetitive impulses to the heart in such a manner that the heart rate is maintained at a suitable level. तो ये टाइम टाइम पर repetitive impulses भेजता रहता है, इलेक्ट्रिकल impulses, जिससे क्या होता है जो अपनी हार्ट रेट होती है वो प्रॉपरली मेंटेन रहती है। इसके अंदर जो हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द लिथियम कंपोजिट बैटरी यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न है
बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स तक की पावर देता है। 10 ईयर्स तक जो होते हैं ये एक तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग में रहते हैं। Next, it is the defibrillator. Fibrillation is an abnormal and asynchronous contraction of cardiac muscles so that the effectiveness of heart pumping is reduced or completely lost. फाइब्रिलेशन क्या होती है? फाइब्रिलेशन एक एबनॉर्मल एसिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, एक मेल मिलाप से चीज़, तालमेल के साथ में चीज़ चल रही है, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रही है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो हार्ट में कार्डियक मसल्स होती हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एसिंक्रोनस होने लगता है ना। एक प्रॉपर जो एक प्रॉपर पैटर्न वो लोग फॉलो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है। ऐसे केसेस को, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको फाइब्रिलेशन कह सकते हैं। और इसका आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि जो हार्ट की जो इफेक्टिवनेस होती है हार्ट पंपिंग की, जो ब्लड पंपिंग, बिकॉज हार्ट इज नोन एज, इट इज़ ऑल्सो अ पम्प। हमें पता है कि हमारा हार्ट जो होता है इट एक्ट्स एज अ पम्प, जो हमारे ब्लड को कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहा होता है। तो फाइब्रिलेशन जो होती है वो किसको अफेक्ट करती है? द प्रोसेस ऑफ हार्ट पंपिंग। एट्रियल फाइब्रिलेशन में अकर इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज। कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज है किसी और पर्सन को, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे केस में एट्रियल फाइब्रिलेशन हो सकती है। तो उस चीज़ को, उस फाइब्रिलेशन को चेकआउट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक न्यू तरीके की टेक्निक डेवलप हुई है, दैट इज द डिफाइब्रिलेटर। सो ये क्या करता है? अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक करंट इज पास्ड अक्रॉस द चेस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच कैन स्टॉप द वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, दिस इज कॉल्ड एज डिफाइब्रिलेटर। ये एक इस तरीके की टेक्निक है कि इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो चेस्ट पर हम लोग पास करते हैं। चेस्ट के ऊपर रखकर एकदम से एक इलेक्ट्रॉनिक करंट इसको देते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट देते हैं जिससे बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। और उस करंट को देने में, चेस्ट में जब हम लोग देते हैं तो उससे हमारा पर्पस क्या रहता है? ये होता है कि वो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन को रोकता है। तो दिस इज नोन एज डिफाइब्रिलेशन। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज कर रहे हैं हम लोग फॉर डिफाइब्रिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफाइब्रिलेटर। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन, एंजियोप्लास्टी। ये बहुत ही पॉपुलर होता है, हम लोगों ने अपनी बुक्स में भी इसके बारे में पढ़ा है। एनसीईआरटी बुक्स में ये जो एंजियोप्लास्टी है ये इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर अनब्लॉकिंग कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं दे आर द आर्टरीज विच सप्लाई द ब्लड टू हार्ट एंड दे हैव एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग। कुछ तरीके की जो आर्टरीज होती है इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग होता है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग होता है ये एजिंग के साथ में डेवलप होने लगता है। और ये जो प्लेग होता है इट एक्ट्स एज अ, ये प्रॉपर ब्लड फ्लो को बीच में ब्लॉक करता है। ठीक है, इस ब्लॉकेज की वजह से कभी कभी लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है सडन, क्योंकि एकदम से कोई भी फ्लो, आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पाइप में से प्रॉपरली पूरा अच्छे से पानी जा रहा है और आपने अचानक से बीच में से एक ब्रेक लगा दिया तो एक जर्क वहाँ पर क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। सो अ बैलून, इस प्रोसेस में क्या करते हैं? अ बैलून कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू एन आर्टरी ऑफ द आर्म और थाई एंड जेंटली गाइडेड थ्रू द आर्टरियल सिस्टम अंडर एक्सरे ऑब्जर्वेशन। हम लोग एक बैलून कैथेटर की यूज करते हैं, उसको हम आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। आपकी आर्म की भी ले सकते हैं, आपकी थाई की भी ले सकते हैं। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसको आर्टरियल सिस्टम में उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये हम लोग एक्सरे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। देन द आइज आर रिलीज्ड। इसके अंदर आइज की जगह पर, एक्चुअली आइज थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है। इन दिस प्रोसेस एंजियोप्लास्ट आर टेकन टू गेट पोजीशन ऑफ प्लेग, दैट इज द लोकलाइजेशन ऑफ प्लेग। तो इसके अंदर क्या करते हैं? जब ये सारे हम लोग एक्सरे से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम लोग ये जो इंट्रोड्यूस हम लोगों ने किया है ना बैलोन कैथेटर, तो ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते रहती है आर्टरियल सिस्टम में, एक्सरे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और साथ में ही हम लोग ये लोकलाइज कर लेते हैं कि प्लेग है कहाँ पे। देन द कैथेटर इज मूव टिल द ऑब्स्ट्रक्शन। धीरे धीरे कैथेटर को फिर भी हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, कहाँ तक? जहाँ पर वो ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी जहाँ पर वो ब्लॉकेज हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया तक हम उसे ले जाते रहते हैं। एंड अ बैलून लाइक डिवाइस इज इन्फ्लेटेड विद एयर टू स्क्वैश द प्लेग्स अगेंस्ट द ब्लड वेसल वॉल। और वहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम लोग धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन के पास में, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वो प्लेग की जो एक पोजीशन यहाँ पर बताई गई है,
वहाँ तक ले जाते हैं। फिर उस बैलून लाइक डिवाइस को हम लोग एयर से इन्फ्लेट करके हम लोग क्या करते हैं, वो जो प्लेट्स होते हैं उसको, जो ब्लड वेसल होती है उसकी वॉल के साथ स्क्वैश कर देते हैं, एंड द पाथ फॉर द ब्लड इज क्लियर। और जैसे ही वंस द ऑब्स्ट्रक्शन इज क्लियर, एकदम से जो फ्लो होता है वो प्रॉपर वे में फिर से होने लगता है। तो एंजियोप्लास्टी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी के थ्रू हम लोग ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ से हटा देते हैं। Next is coronary artery bypass. Sometimes the blood supply to the heart is not proper. In this regard, CABG is used to increase the amount of blood supply to the heart. It involves a surgical process. जो आपका जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास होती है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस होती है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो सैफिनस वेन होती हैं, या तो वो आपके लेग से या डाउन फ्रॉम द वेरी इंटरनल मेमोरी आर्टरी फ्रॉम द चेस्ट जो होता है, इसमें से हम लोग वेसल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने कंसीडर किया है, हम लैग के केस में समझते हैं, तो हम लोगों ने लैग में से जो ये जो सेफिलस वेन है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग एक बाईपास का तरीका इसमें निकालते हैं, ठीक है। अ ब्लड वेसल फ्रॉम अनदर बॉडी पार्ट इज यूज टू बाईपास द ब्लॉक्ड रीजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। सपोज कोई कोरोनरी आर्टरी जहाँ पर भी जिस एरिया में ब्लॉक हो रही है, ब्लॉकेज है, इसी वजह से प्रॉपर ब्लड जो है वो हार्ट तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो हम लोग वहीं पर एक दूसरी तरीके की ब्लड वेसल यूज करके वहीं पर हम उसको बाईपास के फॉर्म में, ताकि ब्लॉकेज को क्रॉस ना करना पड़े, जबकि बाईपास हो जाए तो ब्लॉकेज मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ तो जा नहीं पा रहा है, तो इसी वजह से वो सेकेंड पाथ को बाइफरकेट हो जाएगा, जो ब्लड का फ्लो होगा, और वो इजीली फिर उसको हम लोग आराम से हार्ट तक पहुंचा सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास। नेक्स्ट एंड लास्ट इट इज द क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी जैसा कि वर्ड इम्प्लाई कर रहा है, क्रायो दैट मीन्स वेरी वेरी लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो इस टाइप की सर्जरी में हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को यूज़ करते हैं टू किल द टिश्यूज़, ठीक है। तो जो टारगेट टिश्यू होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं हम लोग थ्रू फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। इसके अंदर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन को क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। लिक्विड नाइट्रोजन को दो तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट, या तो हम लोग डायरेक्टली जो टारगेट या अफेक्टेड टिश्यू उसके ऊपर हम इसे स्प्रे कर सकते हैं, या फिर वी कैन यूज़ अ होलो प्रोब, ठीक है। होलो प्रोब को यूज़ करते हुए हम लोग अफेक्टेड टिश्यू पे स्प्रे कर सकते हैं। So this is the process of cryosurgery and it is also effective for cancerous tumors, because ये चीज़ मानी जाती है कि अब वेरी लो टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें फ्रीजिंग होने लग जाए, और हम लोग देख सकते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन सबसे एप्ट है इस चीज़ के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर भी उनकी ग्रोथ को किल कर सकता है। हम कहते हैं ना, ग्रोथ को रोकने के लिए वी कैन यूज़, बहुत ही लो टेम्परेचर होता है वो भी एक तरीके की जो सेल्स की ग्रोथ होती है उन्हें रोक सकता है। तो इसी वजह से जो क्रायो सर्जरी का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सकता है सम ऑफ द केसेस ऑफ कैंसरस ट्यूमर्स। कुछ कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, उन सबकी ग्रोथ को रोकने के लिए या उनका अफेक्टेड रीजन्स को ख़त्म करने के लिए वी कैन ऑप्ट फॉर क्रायो सर्जरी ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द पार्ट 1 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पार्ट 1 के अंदर वेरियस टाइप ऑफ मैंने आपको बायो मेडिकल टेक्निक्स बनाई है, एंजियोप्लास्टी है ना, एंजियोग्राफी एंड डिफाइब्रिलेटर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आगे आने वाले पार्ट 2 में मैं आपको सिटी स्कैन है ना एंड एनएमआर, ये सारी प्रोसेस, सोनोग्राफी, इन सब के बारे में बताऊंगी जिसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड the topic that I have just taught you, then you can like the video, and you all are requested to subscribe the channel. Okay friends, take care.